गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं सभी? मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है? आवाज आ रही मेरी? वीडियो क्लियर है? गुड इवनिंग पूनम। कैसी चल रही स्टडी? कोई सवाल, कुछ चीजें समझ नहीं आ रही तो बता सकते हैं। नमस्ते। कोई दिक्कत आ रही है तो बताएं, कुछ समझ नहीं आ रहा तो बताएं, कोई सवाल है तो बताएं। ठीक है, शुरू करें। शुरू करते हैं क्लास। कल वाली पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी थी। किसी ने रेज हैंड किया है या गलती से हुआ है? किसी ने रेज हैंड किया या गलती से हुआ है? जल्दी बताएं। कुछ बोलना है? ठीक है, शुरू करते हैं। कोई ज़रूरी बात होगी तो पहले कमेंट में बताना, नहीं तो मुझे बैक जाना पड़ता है। ठीक है, आपकी कॉल अटेंड करने के लिए कमेंट में बताना, फिर बैक जाके मैं आपकी कॉल रिसीव कर लूँगी। ओके। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पे आपको हर एक अपडेट दी जाती है। जो भी न्यू अपडेट एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम फॉर्म से रिलेटेड, तो आप इस चैनल को ज्वाइन करें। और हमारा यूट्यूब चैनल पिलर फॉर्म, उससे भी आप सब्सक्राइब करें, वहाँ पर भी आपको हर एक अपडेट दी जाती है। और पेपर 1 का ये हमारा कोर्स है 6 महीने का, और पेपर 2 का 12 महीने का 2499 में, और 1499 में पेपर 1। और अगर दोनों पेपर को आपको मिला के लेना है 6 महीने के लिए तो 2499, और अगर 1 साल के लिए लेना है तो 4499 में। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कोर्सेज के बारे में। फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर का कोर्सेज आपको दोनों पेपर के कोर्सेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं फिलर फॉर्म पर, तो अपने दोस्तों को भी बताएं। ओके, अपने दोस्तों को भी बताएं और आप भी दोनों पेपर का कोर्स ज्वाइन करें। यहाँ पे आपको फर्स्ट और सेकंड पेपर दोनों के नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, PYQ विद आंसर और 100+ मॉक टेस्ट दोनों पेपर के लिए। और ये मेरा कोड है सरोज10, जिसको आप अप्लाई करके अपनी फीस में 10% डिस्काउंट पा सकते हैं। मेरे कोड को आप अप्लाई करें और अपने दोस्तों को भी आप बताएं जरूर। ठीक है, जो हमने पीछे पढ़ लिया था वो आज की स्लाइड में मैंने नहीं रखा है, और वो मैंने कल आपको पीडीएफ दे दी थी। आज हम यहाँ से पढ़ेंगे सुमति गुणी, या फिर इनका नाम है सुमति गणी। ठीक है, और जितनी भी चीजें रखी है मैंने वो सब मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो बुक्स आपको बताई हैं उन्हीं बुक्स में से ये सब कुछ है, जितने भी आपको नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप नोट्स बनाते चलिए साथ में। हर एक चीज, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, हर एक शब्द इंपॉर्टेंट है, आपको सब कुछ याद करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहां पर नेमिनाथ रास 58 छंदों में रचित ग्रंथ है।
इसमें नेमिनाथ के चरित्र को प्रस्तुत किया गया है। जो नेमिनाथ रास है 58 छंदों में है, ध्यान रखना। और नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन, नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन है मतलब इसमें, और नेमिनाथ के प्रसंग में ही कृष्ण का वर्णन भी हुआ है। अगर आपको पूछ लिया जाए कि किसमें कृष्ण का वर्णन किया गया है और वहां पर आपको 3-4 ऑप्शंस दे दिए जाएं, तो आपको ध्यान रखना है नेमिनाथ रास की बात हो रही है। आगे है हेमचंद्र। हेमचंद्र कल किसी ने पूछा था, तो हेमचंद्र यहां पर है अभी। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह के समकालीन थे। हेमचंद्र को कलिकाल का सर्वज्ञ भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रकृत भाषा के लिखने के कारण उन्हें प्रकृत का पाणिनि भी कहा जाता है। ये वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आप देखें तो उसमें ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि प्रकृत का पाणिनि किसको कहा गया है। तो वहां पर आपको हेमचंद्र का नाम याद रखना है, ठीक है। चौथा पॉइंट है इसमें हेमचंद्र शब्दानुशासन। तो हेमचंद्र शब्दानुशासन इनकी रचना है, और ये प्रकृत और अपभ्रंश का व्याकरण है, ठीक है। व्याकरण ग्रंथ है ये, आपको ये भी ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारी चीजें। आगे चलते हैं सोमप्रभ सूरी पर। कुमारपाल प्रतिबोध इनका ग्रंथ है। ये गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। गद्य और पद्य दोनों में है ये कुमारपाल प्रतिबोध। अगर पूछ लिया जाए कि गद्य में है या पद्य में है या दोनों में है या किसी में नहीं, है ना, इस तरह से ऑप्शन दिए जाते हैं एग्जाम में, तो आपको गद्य और पद्य दोनों पर टिक करना है। संस्कृत प्राकृत काव्य है ये, संस्कृत और प्राकृत भाषा में है ये काव्य। कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मेरुतुंग की रचनाओं को हम देखते हैं। प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना है, और ये ग्रंथ संस्कृत के भोज प्रबंध के ढंग पर लिखा गया है। किसके ढंग पर लिखा गया है? भोज प्रबंध के ढंग पर लिखा गया है। वहां पर आपको पूछा जा सकता है भोज प्रबंध के ढंग पर कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, तो आपको याद रखना है प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग की रचना। उसके बाद है प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ में बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित हैं, लिखा गया है, तो आपको याद रखना है प्रबंध चिंतामणि ग्रंथ में बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित है। आगे आदिकालीन जैन यानी कि रास साहित्य संबंधी प्रमुख तथ्य कौन कौन से हैं? गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी का प्रथम रास काव्य, भारतेश्वर बाहुबली रास, ये सर्वमान्य मत भी है और गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार भी है, ठीक है। आपको गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार स्पेशली पूछा जा सकता है कि उन्होंने किसको हिंदी का प्रथम रास काव्य माना है, तो गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी की रचना भारतेश्वर बाहुबली रास, इनकी रचना है ये भारतेश्वर बाहुबली रास, इनके ग्रंथ को इन्होंने हिंदी का प्रथम काव्य माना है। और सर्वमान्य मत भी यही है, मतलब बाकी सबने मिलकर यही माना है कि भारतेश्वर बाहुबली रास जो है वो हिंदी का प्रथम रास काव्य है, ठीक है। आगे चलते हैं। मुनिजिन विजय ने भी शालिभद्र सूरी द्वारा रचित ग्रंथ भारतेश्वर बाहुबली रास को रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना है। तो मुनिजिन विजय के अनुसार अगर हम देखें तो किसको माना इन्होंने भी? भारतेश्वर बाहुबली रास को ही माना है। देखो ये सर्वमान्य मत है, यहां पर लिखा हुआ है, यहां सर्वमान्य मत है। अगर किसी का भी पूछ लिया जाए, तो अगर सिर्फ इतना ही पूछ लिया जाए कि हिंदी का प्रथम रास काव्य किसको माना जाता है, तो आपको भारतेश्वर बाहुबली रास पर ही वहां पर टिक करना है। अगर आपको गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार पूछा जाए, गणपति चंद्रगुप्त के अनुसार कौन सा हिंदी का प्रथम रास काव्य है, तो भी आपको भारतेश्वर बाहुबली रास को करना है। अगर मुनिजिन विजय के अनुसार पूछा जाए तो भी आपको यही करना है ना। और अगर किसी का भी नाम पूछा जाए तो वहां पर आपको यही टिक करना है, भारतेश्वर बाहुबली रास। देवसेन की श्रावकाचार को हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है, तो ये हिंदी का प्रथम ग्रंथ है। कौन सा? देवसेन की रचना श्रावकाचार, इंपॉर्टेंट रचना है श्रावकाचार, देवसेन की रचना, हिंदी का प्रथम ग्रंथ है ये, ठीक है। और जो हमने यहां पर देखा ये कौन सा ग्रंथ है? हिंदी का प्रथम रास काव्य है ये, ठीक है। वो हिंदी का प्रथम ग्रंथ है, ये हिंदी का रास काव्य है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसे अलग अलग पॉइंट्स आपको दिए जाते हैं। देवसेन की श्रावकाचार को हिंदी का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आगे है विरचन सूरी कृत नेमिनाथ चौपाई ग्रंथ से प्रथम 12 मासा का वर्णन चौपाई छंद में पहली बार मिलता है। 12 मासा का वर्णन चौपाई छंद में
वैसे तो 12 मासा का वर्णन किस में मिलता है? सबसे पहले बीसल देव रासों में मिलता है, लेकिन यहाँ पे अगर पूछ लिया जाए कि चौपाई छंद में कौन से ग्रंथ में मिलता है, यहाँ पर छंद साथ में दिया हुआ है, ये चौपाई छंद में। तो पहली बार कौन सा ग्रंथ था? नेमिनाथ चौपाई, चौपाई, ठीक है, क्योंकि इसमें चौपाई लिखा भी है। तो ध्यान रखना है आपको कि चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन किस में मिलता है? विनय चंद्र सूरी की रचना नेमिनाथ चौपाई में। और ये है हिंदी साहित्य में प्रथम 12 मासा का वर्णन बीसल देव रासों में मिलता है। अगर हम हिंदी साहित्य में देखें तो 12 मासा का वर्णन सबसे पहले किस में मिलता है? बीसल देव रासों में। अगर आपको पूछा जाए चौपाई छंद में, तब आपने इसको टिक करना है ऊपर वाले को। ओके, आगे देखते हैं। चरित, आचार, रास, फागु आदि शैलियों में जैन साहित्य रचा गया। तो इन शैलियों में कौन सा साहित्य रचा गया था? जैन साहित्य। लेकिन सबसे लोकप्रिय काव्य शैली रास है। रास काव्य शैली जो है वो सबसे ज्यादा लोकप्रिय है इनमें, इन सब में चरित, आचार, फागु और रास, इन सब में सबसे लोकप्रिय शैली कौन सी है? रास काव्य, ठीक है। आगे हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? अगर उनकी, यानी कि जैनों की बात कर रहे हैं वो, अगर जैनों की रचनाओं के ऊपर से जैन विशेषण हटा दिया जाए तो वे योगियों और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत भिन्न लगेंगी। अगर जैन हटा दिया जाए तो योगी और तांत्रिकों की रचनाओं से बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अलग लगेंगी वो। ऐसा कौन कह रही हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। किसका कथन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इंपॉर्टेंट सारा ही है, ऐसे नहीं सोचना कि जहां मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सब कुछ इंपॉर्टेंट, एक एक पॉइंट, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने रखा ही इंपॉर्टेंट है। आगे है, जैन कवियों ने कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण कहा है। अगर पूछ लिया जाए कि कृष्ण कथा को हरिवंश पुराण किसने कहा है, तो ध्यान रखेंगे जैन कवियों ने। आगे है, जैन परंपरा के प्रथम कवि स्वयंभू थे। जैन परंपरा के प्रथम कवि किसको माना गया? स्वयंभू को। स्वयंभू जैन परंपरा के कवि थे, ध्यान रखना, ठीक है। ये भी पूछा जाता है, मतलब कंफ्यूजन हो जाता है इसमें भी कि कौन सी परंपरा के कवि हो सकते हैं ये, है ना। बौद्ध थे, जैन थे, या फिर सिद्ध थे, नाथ थे, है ना। तो आपको वहां पर ध्यान रखना है कि कौन है ये? जैन है स्वयंभू, जैन परंपरा के कवि। आदिकालीन नाथ साहित्य ये सब यूनिट 2 में करवा रही हूं अभी आपको। यूनिट 1 हमारा कल खत्म हो गया था, भाषा का पूरा। अब जो यूनिट, जो ये सारा मैं करवा रही हूँ, ये यूनिट 2 है। मैं पीछे लिख देती हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। यूनिट 2 में करवा चुकी हूँ, ये सब कुछ आपको शुक्ल से, जितना शुक्ल में मिला वो मैंने आपको शुक्ल से करवा दिया है, ठीक है। अब ये कुछ फैक्ट हैं जो आपके काम के हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए मैं ये दोबारा करवा रही हूँ आपको। दोबारा मतलब कि जो फैक्ट करवा रही हूँ पहले डिटेल करवाई है ना। पहले डिटेल में आपको पढ़ाया है, अब फैक्ट फैक्ट करवा रही हूँ। तो ये यूनिट 2 में आता है सारा जो भी करवा रही हूँ मैं आपको। अभी हम ऐसे यूनिट वाइज चलेंगे, यूनिट 2 में जितने भी फैक्ट्स बनेंगे वो सब आपको करवाती चलूंगी मैं, ठीक है। तो ये आदिकालीन नाथ साहित्य हमने कर लिया हुआ है। यूनिट 1 फिनिश, यस, कल हो गया था, कल हो गया था यूनिट 1 भाषा हमारा। और आज हमें, आज आज मैंने यूनिट 2 की जो ये वाली चीजें हैं यूनिट 2 से रखी हैं, फैक्ट रखे हैं, क्योंकि इतना ही था। यस, इंपॉर्टेंट चीजें करवाई हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है जून के एग्जाम के लिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैंने करवाई, बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि डिटेल में जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं है, बहुत डीपली जाने का बिल्कुल टाइम नहीं है। शुक्ल वाली बुक मैंने पूरी डिटेल में आपको करवाई है, बहुत डीपली करवाई है, और काफी टाइम भी गया है हमारा उसमें, ठीक है। तो अभी मैं यूनिट्स जो जितनी भी बची हैं ऐसे ही शॉर्ट शॉर्ट में कवर करवाऊंगी। जितना भी बहुत ज्यादा एग्जाम के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन रहा है वही करवा रही हूँ, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं, और डीपली और डिटेल में कुछ भी नहीं करवा रही हूँ, ठीक है। सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिहाज से, आपको एक एक शब्द देखना है, एक एक शब्द याद करना है, और ऐसे ही करके हमें सिलेबस कवर करना होगा, क्योंकि ये नहीं तो हमारा जून तक हो नहीं पाएगा। बाद में हमें टाइम मिलेगा तो हम डिटेल में पढ़ेंगे जरूर। हम जितनी बुक्स आपको बताई हैं मैंने वो हम बुक्स पढ़ेंगे सारी, लेकिन जब हमें टाइम मिलेगा तब। अभी हमारा एग्जाम है तो एग्जाम के लिए हम जल्दी जल्दी सिलेबस कवर करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये फैक्ट है, पहले आपको ये सारा डिटेल में करवा चुकी हूँ शुक्ल से, शुक्ल में काफी डिटेल में दी हुई है ये चीजें। अभी आपको फैक्ट करवा रही हूँ,
तो बस ध्यान देना है आपको फैक्ट्स पर, ठीक है। आदिकालीन नाथ साहित्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार ही ये सारी चीजें, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये सारे नाम दिए हैं, ठीक है। यहां तक ध्यान रखना। नाथ पंथ के लोगों को कनफटे योगी कहा जाता है, ये मैं आपको शुक्ल से सब करवा चुकी हूँ, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए कनफटे किन को कहा जाता है, तो नाथ पंथ के योगियों को कनफटे कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो कानों में कुंडल पहनते थे। ये सब डिटेल में पढ़ा दिया हुआ है। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ माने जाते हैं। परंतु ज्योतिरीश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर और ज्ञानेश्वर को प्रमाणिक मानकर मत्स्येंद्र नाथ को नाथ पंथ का आदि प्रवर्तक माना जाता है। तो अगर इन ग्रंथों को हम प्रमाणिक माने, वर्ण रत्नाकर को और क्या है ये, ज्योतिरीश्वर के वर्ण रत्नाकर और ज्ञानेश्वर को प्रमाणिक अगर हम माने, तो उसके अनुसार क्या है, मत्स्येंद्र नाथ को नाथ पंथ का आदि प्रवर्तक माना जाता है। वैसे किसको माना जाता है? गोरखनाथ को। जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 84 है, उसी तरह नाथों की संख्या कितनी है? 9 है। इनका समय 12वीं शती से 14वीं शती है, ठीक है। नाथ 9 है और सिद्ध, आवाज नहीं आ रही? मुझे तो आवाज आ रही है पिंकी। सभी को आवाज आ रही है? बाकी लोगों को आवाज आ रही है? मुझे तो आवाज क्लियर आ रही है, मैंने भी फोन में लगाया है। बताएं जल्दी जल्दी, बाकी लोग बताएं आवाज आ रही है सबको कि नहीं। लेफ्ट करके आओ आप पिंकी। पिंकी आप लेफ्ट करके आओ। अब आ गई, ओके 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 ओके, ठीक है। आ रही है प्राची कुमारी। प्राची आज न्यू स्टूडेंट है। ठीक है, आगे चलते हैं। सिद्धों एवं नाथों में प्रमुख अंतर। अब अंतर देखेंगे। सिद्ध जो थे वो नारीश्वरवादी थे और नाथ जो थे वो ईश्वरवादी थे। तो मतलब ये नारी भोग में विश्वास करते थे सिद्ध, ये आपको सब डिटेल में करवाया है मैंने, ठीक है। और जो नाथ थे वो कहते थे नारी से दूर रहो, है ना। सिद्ध नारी भोग में विश्वास करते थे और नाथ नारी से दूर रहते थे, ठीक है। और नाथों का ही प्रभाव कबीर पर पड़ा है ना, कबीर पर नाथों का प्रभाव। ये आपको पता है कबीर पर नाथों का प्रभाव था, ओके। प्राची आप पुरानी क्लासेस देख लेना, ठीक है, आपका कवर हो जाएगा पीछे। लाइव क्लासेस ज्वाइन करते रहो साथ साथ में, और जैसे आपको टाइम मिलता है पुरानी क्लासेस देखते रहो, है ना। स्पीड बढ़ा के देख लो, जैसे भी आपको समझ आता है वैसे कर लो, और जितनी भी पीडीएफ दे दी है वो सारी देख लेना, ठीक है। मतलब क्लासेस की पीडीएफ है सारी, क्लासेस के एक्स्ट्रा भी है, जो पढ़ाया नहीं है वो भी पीडीएफ दी है, कहानियां हैं, निबंध कल रात को मैंने दिए थे, तो वो सब भी आपको पढ़ने हैं, टेक्स्ट पढ़ने हैं, है ना। तो ये था नारी भोग में। अच्छा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ था मैंने ध्यान नहीं दिया। सिद्ध जो है वो नारी भोग में विश्वास करते थे और नाथपंथ उसके विरोधी थे, ठीक है।
और इन्हीं का प्रभाव था कबीर पर, और कबीर भी जो थे वो क्या क्या कहते हैं, नारी की निंदा करते हैं। कबीर भी जो है वो नारी की निंदा करते हैं और नारी से दूर रहने का उपदेश देते हैं। ठीक है। गुरु महिमा, हठ योग एवं पिंड ब्रह्मांडवाद नाथ साहित्य का वैशिष्ट्य है। वहीं नाथ पंथियों के ईश्वरवाद का वैशिष्ट्य निर्गुण की साधना है। नाथों ने निरेश्वरवादी शून्य को ईश्वरवादी शून्य के रूप में प्रतिष्ठित किया। नाथ पंथ में शिव ही आदिनाथ के रूप में हैं और जाने जाते हैं। तो नाथ जो थे वो शैव थे, ये भी आपको पहले बता दिया है मैंने कि नाथ शैव थे। ठीक है। तो ये शिव, नाथ पंथ में शिव ही आदिनाथ के रूप में जाने जाते हैं। आदिनाथ, पहले नाथ किसको मानते हैं, ये शिव को। ठीक है। क्या कर दिया, ध्यान रखना है आपको, नाथ शैव थे, ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी, है ना। और आदिनाथ किसको मानते हैं, ये लोग शिव को मानते हैं। वेलकम प्राची, आपने पहले एग्जाम दिया है, पहले एग्जाम दिया है। नाथ जो है वो शैव थे। ठीक है। और आदिनाथ शिव को माना जाता है। आगे है, और दार्शनिकता भी सैद्धांतिक रूप से शैव मत से प्रभावित है, लेकिन व्यवहारिकता की दृष्टि से हठ योग के अधिक नजदीक है। हठ योग दिया था, कैसा रहा, एक बार दिया या कितनी बार दिया है? फेब में दिया था, फेल हो गई, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, अभी पास हो जाओगे। पहली बार दिया था। अब प्रश्न उठता है कि हठ योग क्या है। हठ योग देखते हैं क्या है। हठ योग देह शुद्धि का साधन है, देह को शुद्ध करना, प्राणायाम और देह शुद्धि के द्वारा। अच्छा, पहली बार दिया, कोई बात नहीं, पहली बार में तो समझ ही नहीं आता, सिलेबस भी नहीं, है ना। टाइम लगता है थोड़ा, कई बार जब हमारे पास सही गाइडेंस नहीं होती है तब टाइम लग जाता है। सही गाइडेंस मिल जाए तो फिर जब दिक्कत नहीं होती, जल्दी हो जाता है ना। हठ योग देह शुद्धि का साधन है। प्राणायाम और देह शुद्धि के द्वारा साधक मन को एकाग्र कर समाधिस्थ होता है ताकि कुंडलिनी को जागृत किया जाए। कुंडलिनी को जागृत किया जाए। जागृत किया जा सके, तो ये कुंडलिनी जागृत करते थे, है ना। नाथों का मत है कि महाकुंडलिनी में ही शक्ति का समाहार होता है। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्रमा। ये ह और ठ का अर्थ पे आपको ध्यान रखना है। इन दोनों के योग को हठ योग कहते हैं। दोनों का योग, सूर्य और चंद्रमा का योग क्या कहलाता है, हठ योग। ह और ठ का योग हठ योग। ठीक है। नाथपंथियों का हठ योग साधना का विकास सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया में हुआ। नाथपंथियों का हठ योग साधना का विकास सिद्धों सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रक्रिया में हुआ, की होगा यहाँ। तो क्या बता रहे हैं कि जो नाथपंथियों का हठ योग था वो साधना के विकास में, जो सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान जो शाखा थी, ये साधना की प्रतिक्रिया में इनका हुआ। षट चक्र, षष्ठ चक्र, षट चक्र जिसको बोलते हैं, षट चक्र, षट चक्र होना था, षष्ठ लिखा है। षट मतलब छह, और यहाँ षष्ठ जो है वो छठा हुआ ना, तो षट चक्र होगा, यानी कि छह चक्र। ठीक है। यह चक्र का षट चक्र का अर्थ है
मूलाधार, अनाहत, सहस्रार चक्र यानी कि विशुद्ध, आज्ञा आदि। नाथ साहित्य का विकास क्रम क्या है? कैसे विकास हुआ नाथ साहित्य का? पहले महायान, वज्रयान, सहजयान और नाथ संप्रदाय। महायान शाखा आई, फिर वज्रयान, फिर सहजयान, फिर नाथ संप्रदाय। ठीक है। आगे है महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर के अनुसार गोरखनाथ की शिष्य परंपरा का क्रम। गोरखनाथ की शिष्य परंपरा, आदिनाथ हुए पहले, मत्स्येंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ, फिर ज्ञानीनाथ, फिर निवृत्तिनाथ, फिर ज्ञानेश्वर। ठीक है। तो ज्ञानेश्वर लास्ट में। किसके अनुसार है ये? ज्ञानेश्वर के अनुसार, क्योंकि ज्ञानेश्वर खुद भी इसमें इस परंपरा में आते हैं। ठीक है। तो वही बता रहे हैं अपनी शिष्य परंपरा को। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 नाथों की सूची। गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार 9 नाथों की सूची: नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ, जलंधर, मल्ल्यार्जुन। ये कितने हुए? 9 नाथ। ये सब मैंने पढ़ा दिया है डिटेल में। ठीक है। डिटेल मैंने शुक्ल से पढ़ा चुकी हूं। अब क्या बता रहे हैं, नोट क्या दिया है कि इनमें से नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर 4 जो हैं वो सिद्धों की परंपरा में भी आते हैं। दूसरी बात, नागार्जुन प्रसिद्ध रसियानी भी थे। तो इनमें से 4 नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जलंधर। नागार्जुन, गोरख, चरपट और जलंधर। नागार्जुन, चरपट, गोरख, जलंधर। ठीक है। चारों को याद कर लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसकी? सिद्ध और नाथ दोनों में आते हैं ये मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ, बहुत डिटेल में पढ़ा दिया है ये। ठीक है। सिद्धों और नाथों दोनों में आते हैं, दोनों में आते हैं ये चारों। ठीक है। वैसे यहाँ जो लिस्ट है, ये वाली लिस्ट जो है, इसमें 9 नाथ है। ठीक है, 9। पर जो 4 हैं इनमें, नागार्जुन, चरपट, गोरख और जलंधर, ये किस में आते हैं? सिद्धों में भी आते हैं, नाथों में भी आते हैं। ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे गोरखनाथ है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था, जिसको मच्छेंद्र नाथ भी हो सकता है लिखा हुआ। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मच्छेंद्र नाथ, यहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। मच्छेंद्र नाथ गोरखनाथ के गुरु। गोरखनाथ का संबंध मूलतः गोरखपुर से था, परंतु इनके मत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार पंजाब और राजस्थान में हुआ। इनके मत का सबसे ज्यादा प्रचार प्रसार कहाँ हुआ? पंजाब और राजस्थान में। वैसे ये कहाँ से थे? कहाँ से था इनका संबंध? गोरखपुर से। इन्होंने सर्वाधिक प्रचार प्रसार कहाँ पर किया? पंजाब और राजस्थान में। गोरखनाथ में ही हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम शिव भक्त परंपरा की शुरुआत, गोरखनाथ ने ही हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम शिव भक्त परंपरा की शुरुआत की। नाथ साहित्य के आरंभकर्ता इन्हीं को माना जाता है। किसको? गोरखनाथ को। गोरखनाथ, इनको कहा जाता है नाथ साहित्य के आरंभकर्ता। लेकिन हमने पीछे क्या देखा था? कहां पर था? कहां पर था वो? ये नहीं, इसके पीछे था।
यहां पर बताया है ये वाला नाथ संप्रदाय के, ये वाली पंक्ति जो है, ये वाली लाइन, नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ एवं गोरखनाथ माने जाते हैं। यहाँ पे दो लोगों के नाम बताए हैं। किसके अनुसार? वैसे तो नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हुए? गोरखनाथ हैं वैसे, ठीक है। लेकिन अगर हम ज्योतिरेश्वर ठाकुर के अनुसार देखें और ज्ञानेश्वर के अनुसार देखें तो मत्स्येंद्र नाथ को माना जाता है नाथ पंथ का आदि प्रवर्तक, ठीक है। वैसे तो अगर पूछा जाए आपको तो गोरखनाथ का नाम आपको लिखना है वहां पर। और अगर इनके अनुसार पूछा जाए, ज्ञानेश्वर के अनुसार और वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर के अनुसार, तो आपको किसका नाम लेना है? मच्छेंद्र नाथ का। मच्छेंद्र नाथ या मत्स्येंद्र नाथ, मच्छेंद्र मतलब मछली, मत्स्य भी होता है मछली, ठीक है। तो इससे याद रख लेना आपको, मच्छेंद्र नाथ मत्स्येंद्र नाथ कुछ भी हो सकता है वहां पर। तो यहां पर ये गोरखनाथ जो है, ये लग रहा है गोरखनाथ लिखा मैंने, तो गोरखनाथ जो है ये ध्यान रखना है आपको। गोरखनाथ, आगे चलते हैं। इन्होंने ही हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम षट चक्रों वाला योग मार्ग चलाया। हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम षट चक्रों वाला योग मार्ग किसने चलाया? गोरखनाथ ने, ठीक है। गोरखनाथ ने नारी से दूर रहने का उपदेश अपने शिष्यों को दिया। क्या कहा गोरखनाथ ने? नारी से दूर रहना है। कबीर ने भी क्या कहा? नारी से दूर रहना है। मैं पीछे बता चुकी कबीर पर नाथों का प्रभाव था। अब यहाँ पे लिखा है कबीर के यहाँ नारी विरोध इसी का प्रभाव है। तो कबीर ने भी नारी विरोध किया, नारी से दूर रहना है ना। नारी को माया बताते हैं ये, और नाथों का ही इनके ऊपर प्रभाव था, क्योंकि नाथ भी जो है नारी को माया बताते थे, मतलब नारी से दूर रहने का उपदेश देते थे। गोरखनाथ ने पतंजलि के योग, उच्च लक्ष्य तथा ईश्वर की प्राप्ति का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ये भी मैं आपको करवा चुकी हूं शुक्ल में। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हिंदी गद्य का प्रथम लेखक किसको माना? गोरखनाथ को। किसने माना? मिश्र बंधुओं ने। मिश्र बंधुओं में मैंने आपको कल बता दिया था, तीन भाई हैं ये मिश्र बंधु, बताया था। कौन कौन थे इसमें? कौन कौन बताए थे मिश्र बंधुओं में? याद है आपको? बताएं जल्दी से। श्याम बिहारी, श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। गणेश ऊपर आना था वैसे, पर ठीक है, हमें तीन के नाम याद रखने हैं ना। गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इसीलिए इनको मिश्र बंधु कहा जाता है, सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र आएगा तीनों के नाम के आगे, ठीक है। बंधु है यानी कि भाई हैं ये तीनों, ओके। आगे चलते हैं हम। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जाता है कि किसने ये कहा है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। पहली बात तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। किसके लिए कहा है तो वो भी आपको याद रखना है कि गोरखनाथ के लिए कहा है, ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसके लिए कहा? गोरखनाथ
के लिए। ठीक है। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे अधिक शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। जब भक्ति आंदोलन के पहले की बात चल रही है, यहाँ पर सबसे शक्तिशाली आंदोलन किसका था? गोरखनाथ का। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता हैं। सबसे बड़े नेता किसको माना गया? गोरखनाथ को। हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही कथन है ये भी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर ये अलग से भी पूछा जाता है, गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता है, किसने कहा, तो वहां पे आपको याद रखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसके बाद आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का ही फिर से कथन, इनकी सबसे बड़ी कमजोरी इनका रूखापन एवं गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। तो इनकी कमजोरी पूछी जाती है। नाथों की कमजोरी कौन सी है? तो गृहस्थ के प्रति अनादर का भाव और रूखापन रहता था इनमें, है ना। उसके बाद तुलसीदास क्या कहते हैं? गोरख जगायो जो भगति भगाए लो। तुलसीदास का ये कथन है गोरख के लिए। ये तुलसीदास का कथन है गोरख के लिए। ये सब कुछ डिटेल में पढ़ाया हुआ है शुक्ल से। तुलसीदास का कथन गोरखनाथ के लिए। ठीक है, अगर डिटेल में पढ़ना होगा पिछली क्लासेस देख लेना, जिसने देख ली उसको पता होगा। गोरखनाथ के लिए पढ़ना होगा, क्या पढ़ ही लेना, इंपॉर्टेंट है वो सब कुछ जो पढ़ाया है। ठीक है, अब यहां पे क्या है? गोरखनाथ का समय है। गोरखनाथ का समय अब देखते हैं किस किस ने गोरखनाथ का क्या क्या समय माना है ना। राहुल सांकृत्यायन ने कितना माना है गोरखनाथ का समय? राहुल सांकृत्यायन ने क्या माना है गोरखनाथ का समय? 845 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या माना है गोरखनाथ का समय? 9वीं शताब्दी। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने क्या माना है गोरखनाथ का समय? 11वीं शताब्दी। रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं शताब्दी। रामकुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी। अब ये पूछा जाता है किसने किसका किसने गोरखनाथ का कौन सा समय माना है। ठीक है, हो सकता है शुक्ल के अनुसार पूछ ले। शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ का समय क्या है, तो वहां में आपको ध्यान रखना 13वीं शताब्दी शुक्ल ने माना है। राहुल सांकृत्यायन का वैसे ज्यादा पूछा जाता है, तो 845 ईस्वी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार भी पूछा जाता है, 9वीं शताब्दी याद रखना है। जितने भी यहाँ पे रखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार 11वीं शताब्दी गोरखनाथ का समय। ये जो पीछे छिप गया है वो मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है। ठीक है, गोरखनाथ का समय। फिर है रामचंद्र शुक्ल ने 13वीं शताब्दी माना है, रामकुमार वर्मा ने 13वीं शताब्दी माना है। ठीक है, गुड इवनिंग मैम जी, मैं लेट हो गई आज। गुड इवनिंग अनुसुईया। हाँ, आप लेट हो। पिछली क्लास मतलब क्लास देख लेना बाद में, रिकॉर्डेड है ना, जो छोड़ दिया छूट गया है, इंपॉर्टेंट चीजें करवाई हैं देख लेना। ठीक है, चलते हैं आगे। रामचंद्र शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को सुदुक्कड़ी भाषा कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को क्या कहा? सुदुक्कड़ी। ठीक है, वैसे आज क्लास जल्दी कर रही हूँ इसलिए शायद बच्चों को ध्यान नहीं रहा होगा, और बता तो दिया था वैसे क्लास में कल मैंने, लेकिन हो सकता है बच्चों को ध्यान नहीं होगा, इसीलिए कम बच्चे हैं क्लास में, लेट भी हैं, जो आ रहे हैं वो लेट आ रहे हैं। रामचंद्र शुक्ल ने नाथपंथियों की भाषा को सुदुक्कड़ी भाषा कहा है, जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए राजस्थानी था। खड़ी बोली और राजस्थानी मिश्रित सुदुक्कड़ी। ठीक है, मतलब जिसमें बहुत सारी भाषाओं का मिश्रण हो। तो ये किसने कहा है? शुक्ल ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने क्या कहा? पीताम्बर दत्त
आज कोई नहीं है क्या मैम? है, लेकिन सारे बच्चे दिख नहीं रहे मुझे ना। पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखबानी में गोरखनाथ की 40 रचनाओं की सूची दी है, परंतु उनमें 14 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना है। पीताम्बर दत्त बड़थवाल की पहले रचना देखनी है हमें, गोरखबानी। पूछा जाता है गोरखबानी किसकी रचना है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल। गोरखबानी में गोरखनाथ की 40 रचनाओं की सूची। अगर पूछ लिया जाए कि गोरखबानी में पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरखनाथ की कितनी रचनाओं की सूची बताई है, तो 40 रचनाओं की सूची। परंतु उनमें 14 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। जो प्रमाणिक हुए वो कितने हैं? 14 ही ग्रंथ है। कौन कौन से? सबदी, पद, शिष्य दर्शन, प्राण संकली, नर्वबोध, अभिमात्रा जोग, असंबोध, और 15 तिथियां, मच्छिंद्र गोरखनाथ, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौंतीसा, पंचमात्रा। अब इनमें जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है? नर्वे बोध मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पूछा भी गया है कई बार। अभिमात्रा जोग कई बार पूछा गया है। ज्ञान तिलक, ज्ञान चौंतीसा, पंचमात्रा को भी देख लेना। ठीक है, देख सारी लेना, लेकिन जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो बताई मैंने। आदिकालीन सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य हम पीछे देख चुके हैं। अब आता है सिद्ध साहित्य। सिद्ध साधकों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में रचा वह सिद्ध साहित्य कहलाता है। सिद्ध साधकों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान का प्रचार करने के लिए, अब बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा का इन्होंने प्रचार किया। ये बौद्धों से निकले थे सिद्ध, ठीक है, बौद्धों से निकले थे ना ये। वज्रयान शाखा बौद्धों से ही, बौद्धों की ही है। तो सिद्ध साधक थे जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का इन्होंने प्रचार करना था, और उसका जो साहित्य था वो जन भाषा में रचा गया। कौन सा साहित्य कहलाए? सिद्ध साहित्य। सामान्यतः सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं शती तक माना जाता है। और राहुल सांकृत्यायन ने सिद्धों पे बहुत सारी खोजबीन की है, इसलिए इनका ज्यादा पूछा भी जाता है। हिंदी काव्य धारा में 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख इन्होंने ही किया है, राहुल सांकृत्यायन ने। 84 सिद्ध, ठीक है, पीछे देख लिया हमने। सिद्ध साहित्य का विकास पूर्वी भारत में हुआ। कहां पर हुआ सिद्धों का विकास? पूर्वी भारत में। सिद्धों की भाषा मागधी अवहट है, जिसमें सांध्य शब्दों का बाहुल्य होने की वजह से संधा भाषा होगा ये, संधा। अतः अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा, जो अंदर की साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करे, उसको क्या बोलेंगे? संधा भाषा। ठीक है। सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा संधा भाषा। सिद्धों की प्रतीकात्मक भाषा संधा भाषा। नाम मुनिदत्त तथा अद्वय वज्र दिया हुआ है। संधा भाषा का नाम क्या दिया? मुनिदत्त। मुनिदत्त ने सॉरी, संधा भाषा नाम किसने दिया है? मुनिदत्त ने और अद्वय वज्र ने। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना। सब कुछ इंपॉर्टेंट है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी कि ये इंपॉर्टेंट है, हर चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं सब कुछ शॉर्ट में और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ही रखा है। बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं गई हूँ, बहुत ज्यादा डीपली चीजें नहीं रखी हैं, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करना है जून के एग्जाम के लिए, है ना। हिंदी के प्रमुख सिद्ध कवि हैं सरहपा, शबरपा, लुईपा, डोंबेपा, कण्हपा, कुकुरिप्पा, तंतिपा। तो इनके जो लास्ट में पापा लगता है, ये सिद्धों के नाम के आगे अंतिम शब्द जो है पा है, और पा जो है वो आदर सूचक शब्द है। ठीक है, ये आपको मिल जाएगा किताबों में जब आप पढ़ोगे। ये पांडे उसमें मिल जाएगा, शुक्ल में भी, पांडे में भी है, फैक्ट्स में ये दिया हुआ है। पा जो है वो आदर सूचक शब्द है। ठीक है,
अंत में जो पा है ये, ठीक है। आदर्शसूचक शब्द है, ध्यान रखना। सिद्ध साहित्य को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का कार्य सन 1916 ईस्वी में हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान और दोहा शीर्षक से कविताएं प्रकाशित करके किया। किसने किया? पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने। पंडित हरप्रसाद शास्त्री की रचना बौद्ध गान और दोहा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना, बौद्ध गान ओ दोहा किसकी रचना है? पंडित हरप्रसाद शास्त्री। आगे हैं, शीर्षक से कविताएं प्रकाशित की इन्होंने, बौद्ध गान और दोहा शीर्षक से इनकी कविताएं प्रकाशित की सिद्धों की, ठीक है। दूसरा प्रयास किसने किया? पहला प्रयास तो इन्होंने किया, दूसरा किसने किया? इधर सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? हरप्रसाद शास्त्री ने। दूसरे नंबर पे किसने किया? प्रबोध चंद्र बागची ने। प्रबोध चंद्र बागची, याद रखना है आपको। तिब्बती पाठों के आधार पर शास्त्री जी के पाठ में संशोधन, शास्त्री जी यानी कि इन्हीं के पाठ में संशोधन किया है, ठीक है। मतलब कुछ चीजें सुधार की है, संशोधन करना सुधार करना होता है, चेंज करना होता है। तो इन्हीं के पाठ में इन्होंने संशोधन किया, इन्हीं के पाठ में संशोधन किया, पाठोद्वार और टीका लिखकर किया, टीकाएं लिखी। तीसरा प्रयास किसने किया? थर्ड, पहला हर्षा शास्त्री, दूसरा प्रबोध चंद्र बागची, तीसरा राहुल सांकृत्यायन ने 1945 में नेपाली प्रतियों के आधार पर हिंदी काव्यधारा, हिंदी काव्यधारा किसकी रचना है? राहुल सांकृत्यायन। और तिब्बती पाठों के आधार पर सरहपा के दोहों का संग्रह तैयार किया। वही समग्र रूप से सर्वप्रथम सिद्ध साहित्य का संपादन प्राच्यविद बेंडल ने किया, ठीक है। आगे देखते हैं प्रमुख सिद्ध कवि और उनकी रचनाएं। प्रमुख सिद्ध कवि कौन है? सरहपा पहले, और इनका समय 769। दोहा कोश और चर्या गीत कोश, ये इनकी दोनों रचना इंपॉर्टेंट। शबरपा पहले नंबर पर सरहप आते हैं, शबरपा दूसरे नंबर पर आते हैं। इनका सीक्वेंस लगाने को आता है तो यहाँ पे शबरपा में 2 आता है ना लिखते हुए, शबरपा ये 2, तो ये दूसरे नंबर पर आएंगे, ठीक है। सरहपा पहले नंबर पर, शबरपा दूसरे नंबर पर। इनकी सीक्वेंस लगाने को आता है। अगर आपको इनका समय भी याद नहीं होगा तो आप ऐसे सीक्वेंस भी याद रखोगे, आपको याद रहेगा। 780 इनका समय, चर्यापद, चितगुहा गंभीर्य और महामुद्रा वज्र गीति, इनके ये इंपॉर्टेंट ग्रंथ हैं, ठीक है। उसके बाद सरहपा, सरहपा का दूसरा नाम क्या है? सरहपाद, सरहपाद भी इन्हीं को कहा जाता है। सरहपा का अन्य नाम सरोज वज्र है, ये वज्रयान से संबंधित है इसलिए इनका नाम सरोज वज्र रखा गया। मैंने बताया ना, बौद्धों की वज्रयान शाखा से ही सिद्धों ने आगे सिद्धों की जो शाखा है वो निर्मित हुई है, इसीलिए इनको सरोज वज्र, है ना, वज्रयान से संबंधित है ये, इसीलिए इनका नाम क्या पड़ा है? सरोज वज्र। और राहुल भद्र, राहुल भद्र ये बौद्ध परंपरा से, ये भी सिद्ध बोल रही हूँ मैं, बौद्ध ही होगा। मैंने सिद्ध बोला ना पहले, मुझे लगा मैं बौद्ध ही बोल रही हूँ, बौद्ध होगा, बौद्धों की शाखा है ये वज्रयान, ठीक है, बौद्धों से निकली शाखा, शाखा वज्रयान। अब नगेंद्र पढ़ाऊंगी, उसमें थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है, बस उसका टाइम मिल जाए पढ़ने के लिए तो पढ़ा पाऊंगी, है ना। बौद्धों की शाखा है वज्रयान। राहुल भद्र भी बौद्ध परंपरा से ही संबंधित है और सरोज वज्र भी बौद्ध परंपरा से ही संबंधित है, ठीक है, बौद्ध परंपरा वज्रयान।
उसके बाद सरमत से विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि किसको माना है? सरहपा को। सबने मिलकर, अलग अलग भी माना है और अगर मिलकर देखें तो सरहपा को सबने माना है। ठीक है, पहला कवि हिंदी का, हिंदी का प्रथम कवि, ध्यान रखना। अलग अलग भाषा के अलग अलग कवि माने जाते हैं, है ना। तो हिंदी का किसको माना गया? सरहपा को माना गया। सरहपा 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध थे। अगर पूछा जाए प्रथम सिद्ध कौन थे तो सरहपा। ठीक है, सबसे ऊंचा स्थान किसका था, सबसे पहला स्थान किसका था, ऐसे अलग अलग पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो आगे देखेंगे जैसे जैसे आगे चलते हैं हम। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार सरहपा का समय 769 ईस्वी। राहुल सांकृत्यायन के अनुसार भी पूछा जाता है। मैंने आपको बताया कि इन्होंने ज्यादा स्टडी की है सिद्धों पर, इसलिए इनके अनुसार समय अलग से पूछा जा सकता है। तो 769 इन्होंने सरहपा का समय माना है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी काव्यधारा, इन्हीं का ग्रंथ है ये, राहुल सांकृत्यायन का ही। सरहपा की कुछ रचनाओं का इन्होंने संग्रह किया उसमें। ठीक है, सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र श्री पर्वत था। कौन सा था? श्री पर्वत। सिद्ध साहित्य का प्रमुख केंद्र श्री पर्वत। गेय पदों की परंपरा सिद्धों से प्रारंभ होती है। गेय पद गाए जाने वाले, गाने के योग्य, गाने के योग्य या फिर गाए जाने वाले पद, गाए जाने वाले पद, क्या कहेंगे इसको? गेय पद। ठीक है, किससे शुरू होते हैं? सिद्धों से ही। सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ हठयोग से संबंधित है। सिद्ध सिद्धांत पद्धति जो इनका ग्रंथ है वो किससे संबंधित है? हठयोग से। अब है बौद्ध गान और दोहा, सिद्धों की रचनाओं का संग्रह है। क्या है ये? सिद्धों की रचनाओं का संग्रह। संग्रह अलग से पूछा जाता है, ध्यान रखना। मतलब कि संग्रह का मतलब क्या हुआ? जिसमें बहुत सारी रचनाएं सम्मिलित हो, संकलित हो। ठीक है, जिसे हरप्रसाद शास्त्री ने बंग अक्षरों में प्रकाशित कराया। बंग अक्षरों मतलब बंग अक्षरों में, बंग भाषा में, बंगाली भाषा में। ठीक है, बंग अक्षर इज इक्वल टू बंगाक्षर, बंगाली भाषा। ठीक है, अब है चर्यापद सिद्धों की व्यवहार संबंधी रचनाएं हैं। चर्यापद में क्या है? व्यवहार है उनका, कि किस तरह का व्यवहार ये करते हैं सिद्ध लोग। ठीक है, सिद्ध साहित्य की प्रमुख कवियों के गुरु। अब सरहपा कवि, शबरपा के गुरु सरहपा, लुइपा के गुरु शबरपा, डोम्बिप्पा के गुरु विरूपा, कण्हपा के गुरु जलंधरपा, कुकुरिप्पा के गुरु चरपटीपा, चरपटीपा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। शबरपा के गुरु सरहपा, लुइपा के गुरु शबरपा, डोम्बिप्पा के गुरु विरूपा, कण्हपा के गुरु जलंधरपा, कुकुरिप्पा के गुरु चरपटीपा। तो ये इनका गुरुओं का सीक्वेंस देखें। गुड इवनिंग अनुराधा, आप आज लेट हैं, बहुत लेट हैं। सरहपा, शबरपा, विरूपा, जलंधरपा, चरपटीपा, ये इनका इनका सीक्वेंस है। और कवियों का शबरपा, लुइपा, डोम्बिप्पा, कण्हपा, कुकुरिप्पा। ठीक है, ये आपको इस तरह से याद रखना है। उसके बाद आगे चलते हैं। पंचमकार और प्रतीकात्मक व्याख्या। पंचमकार मध्य, मध्य सहस्र दल में क्षरित होने वाली सुधा, सुधा अमृत का नाम दे दिया इसको। मत से इड़ा पिंगला गंगा जमुना, इड़ा पिंगला गंगा जमुना मतलब वो नाड़ियां,
में प्रवाहित श्वास, जो उसमें इन नाड़ियों में जो श्वास प्रवाहित होता है उसको क्या नाम दे दिया गया? मत्स्य। मास, ज्ञान से पाप हनन की प्रक्रिया। मास क्या है? ज्ञान से पाप हनन की प्रक्रिया, मतलब ज्ञान होना चाहिए इंसान के पास, उसी से पाप खत्म होंगे। मुद्रा, असत्य का परित्याग, जो मुद्रा है इनका सिद्धों का, मुद्रा का मतलब असत्य को परित्याग करना है। असत्य मतलब झूठ को, झूठ का त्याग है ना, अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो झूठ का त्याग। आगे है मैथुन, सहस्रार में स्थित शिव तथा कुंडलिनी का योग, इसको नाम दे दिया इन्होंने मैथुन का। ठीक है, मुझे लेट हो गया मैम। अरे अंकिता गुड इवनिंग, आप तो ज्यादा लेट हो गई। कल मैंने क्लास में अनाउंस तो किया था 3 बजे क्लास है, भूल गए थे क्या? आदिकालीन रासो साहित्य में रासो काव्य ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये रासो ग्रंथ जैन कवियों के रस काव्य से भिन्न है, क्योंकि ये ग्रंथ वीर रस प्रधान है। कैसे? वीर रस का की प्रधानता है इन ग्रंथों में, रासो साहित्य में। ठीक है, इनकी रचना चारण कवियों ने की थी। यहाँ हम इस काव्य यानी कि रासो काव्य परंपरा की प्रमुख बातों एवं ग्रंथों को प्रस्तुत कर रहे हैं। मैम जी यूनिट 1 2 दोनों को अच्छे से पढ़ लेते तो आधा कोर्स हो जाता। हाँ जी, यूनिट 1 हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, अब इससे ज्यादा अच्छे से अगर हम पढ़ेंगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, कोर्स कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, यूनिट 2 की बात आप कर रहे हैं ना? यूनिट 2, इसमें मैं मानती हूँ कि कोर्स कंप्लीट होगा, पर जो मैं अभी करवा रही हूँ ना, ये सब मैं करवा चुकी हूँ पहले। ठीक है, जो अभी करवा रही हूँ आदिकाल, यूनिट 2 में मैंने क्या करवा दिया? आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, ये चीजें, ये तीनों आपको मैं शुक्ल से करवा चुकी हूँ, शुक्ल से। और शुक्ल में बहुत ज्यादा डिटेल में दी हुई हैं ये चीजें। ठीक है, अभी मैं फिर से आपको फैक्ट करवा रही हूँ, जो अभी करवा रही हूँ वो फैक्ट्स करवा रही हूँ। ठीक है, डिटेल ये इसमें हम पढ़ चुके हैं, डिटेल शुक्ल से हम डिटेल पढ़ चुके हैं, ये यूनिट 2 में आता है। ठीक है, यूनिट 2 बहुत अच्छे से करवा रही हूँ, यूनिट 1 हम कर चुके हैं जितना करना था, उससे ज्यादा टेंशन मत लो। ठीक है, उतना ही पूछा जाएगा पेपर में, उतना ही पूछा जाता है। तो यूनिट 2 हम डिटेल में ही कर रहे हैं, उसको आप टेंशन मत ले। आप नहीं समझी? क्यों, कुछ और बोलना चाह रहे थे आप? 4 दिन का रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएगी मुझे ना मैम? हाँ जी, ऐप पे ही है 4 दिन की क्लास। कौन सी बुक से पढ़ा रहे हो मैम आप? हम्म, अच्छा आप अपने लिए बोल रही हो अनुसुईया? हाँ, आप पढ़ो अच्छे से, मैंने आपको बोला है टेक्स्ट भी पढ़ो, टेक्स्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, आजकल बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है ना। हम्म, नहीं है क्लास अनुराधा, क्या बोल रही हो आप? समझी नहीं मैं आपकी बात को, नहीं है क्लास मतलब? यूनिट 2, हाँ मधु, यूनिट 2 चल रहा है ये, यूनिट 2 के फैक्ट्स करवा रही हूं मैं अभी। ठीक है, यूनिट 2 के फैक्ट्स करवा रही हूँ, डिटेल पढ़ चुके हैं, यूनिट 2 की डिटेल हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कहाँ से पढ़ चुके हैं हम? शुक्ल से। सारी नहीं पढ़ी है अभी, आगे सारा पढ़ लेंगे। ठीक है, और अभी हम क्या कर रहे हैं? इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को, फैक्ट्स को, तथ्यों को। ठीक है, पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, अभी ये जो बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग देखेंगे उनको भी लिखा हुआ मिल जाएगा, समझ आ जाएगा। हाँ, रेज एंड किया आपने यूनिट 1?
एक मिनट, रिकॉर्डेड क्लास नहीं है क्या ऐप पर? रिकॉर्डेड क्लास है, देख लेना, ठीक है। 4 दिनों की, 4 दिनों की, सारे दिनों की रिकॉर्डेड क्लास है ऐप पर। और अभी मैंने बताया हम फैक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। कहाँ से पढ़ रहे हैं हम फैक्ट? अलग अलग जगहों से, अलग अलग बुक्स से, एक किताब से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाकी ज्यादातर आपको पांडे में मिल जाएंगी ये चीजें। और ये सब डिटेल हम पढ़ चुके हैं, जो अभी पढ़ रहे हैं सारी डिटेल हम कहाँ पढ़ चुके हैं? शुक्ल में पढ़ चुके हैं। तो जो अभी पढ़ रहे हैं ये भी आपको ध्यान रखनी है चीजें, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। वो कॉन्सेप्ट के लिए था जो डिटेल पढ़ी है। यूनिट 1 जो पढ़ ली है हमने, जितना पढ़ाया है उतना काफी है, उससे ज्यादा आप टेंशन मत लेना, उतना ही आना है पेपर में। फिर भी अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बचेंगी उनको मैं अलग से करवाऊंगी आपको, है ना। आपने जो बुक बोले थे मैंने सब मंगवा लिया। अरे वाह, होशियार होगी लड़की। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, सभी मंगवा लें बुक्स, किताबें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, है ना। मैम आ गई हैं सारी बुक्स, वेरी गुड। तो सभी बुक्स मंगवा लें। आपने तिवारी वाली भी ले ली, रामचंद्र तिवारी गद्य, 900 रुपए की, 900 रुपए वाली बुक भी, ठीक है। रासो शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विद्वानों के मत देखते हैं। गारसा दत्तासी ने क्या बोला? राजसूय शब्द से रासो की उत्पत्ति हुई है ना। गारसा दत्तासी ने क्या बोला? कि राजसूय शब्द से रासो की उत्पत्ति हुई। नरोत्तम स्वामी ने क्या बोला? कि राजस्थानी भाषा के रसिक शब्द से रसिक या रासक, या फिर मतलब रसिक, रासक और फिर रासो बना। इन्होंने क्या बोला नरोत्तम स्वामी ने? पहले रसिक बना, फिर रासक बना, फिर उसी से रासो हो गया, ठीक है। और रामचंद्र शुक्ल किससे मानते हैं? रसायन। ये मैं आपको शुक्ल वाली बुक से बता चुकी हूँ। कहाँ से मंगाई अंकिता जी बुक? ऑनलाइन मिल जाती है अनुराधा। रामचंद्र शुक्ल रसायन शब्द से बीसल देव रासो की एक पंक्ति को अपने समर्थन में प्रस्तुत किया है उन्होंने। रसायन शब्द से उत्पत्ति राम मानते हैं, ठीक है। ये मैं पूरा कर रही हूँ लाइन को। बीसल देव रासो की एक पंक्ति को अपने समर्थन में उन्होंने प्रस्तुत किया, ये हम देख चुके हैं। फ्लिपकार्ट। 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाला रसायन आरंभ भई, शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। तो ये वाली पंक्तियां शुक्ल में दी हुई हैं, बिसल देव रासो के विषय में है। तो यहाँ नाला रसायन लिखा हुआ है, इसीलिए शुक्ल जो है रसायन से इसकी उत्पत्ति मानते हैं रासो शब्द की, ठीक है। कितने में पड़ी आपको सारी अंकिता? सारी मंगा ली ना आपने? तिवारी वाली बुक को लेकर भी कितने में पड़ी आपको सारी बुक्स एक साथ? डिस्काउंट था कुछ? हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत के नाट्य उपरूपक रासक शब्द से रासक हुआ, फिर रासा हुआ, फिर रासा हुआ, फिर उससे रास हो गया। यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है। क्या बता रहे हैं? पहले रासक था, फिर रासा हो गया उससे, फिर रासा हो गया, फिर रासो हो गया। शुक्ल जी की बुक फ्री में मिली, अरे वाह। हाँ डिस्काउंट होता है ना, अच्छा है ऑनलाइन मंगाने का फायदा, फ्री में। और आने वाली 4 बुक, ओके। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत सबसे तर्कसंगत और सर्वमान्य है। किसका मत सबसे तर्कसंगत और मान्य है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तिवारी जी की आ गई है, वेरी गुड। डर तो नहीं लग रहा किताबें देख के? किताबें देख के डर तो नहीं लग रहा? जब मैंने तिवारी वाली बुक पहली बार देखी थी तो बड़ा डर गई थी मैं। उन्होंने लिखा कि रासक एक छंद भी है और काव्य भेद भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेना। वीर गाथाओं में चारण कवियों ने रासक शब्द का प्रयोग चरित काव्यों के लिए किया है। साथ ही अपभ्रंश में 29 मात्राओं का एक छंद प्रचलित रहा जिसे रास या रासा कहते थे।
नहीं मैम, नहीं लगा। अरे वाह, आप तो बड़े अच्छे हो। मैं तो बहुत ही डर गई थी, मैंने बोला ये इतनी मोटी बुक कैसे पढ़ूंगी, कैसे होगा। फिर मेरी मैम ने बोला कि पूरी बुक नहीं पढ़नी है, टॉपिक वाइज पढ़ना है। तब समझ में आया, ओके, डरना नहीं है। रासक चंद प्रधान रचनाओं को रास काव्य कहा जाता था। रासक चंद प्रधान रचनाओं को रास काव्य कहा जाता था, ठीक है। जिसमें रासक छंद मिलता हो उन रचनाओं को क्या कहा जाता था, रास काव्य। और रासक को छंद किसने माना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, ठीक है। बाद में रास काव्य उन रचनाओं के लिए प्रयोग होने लगा जिसमें किसी भी गेय छंद का प्रयोग किया गया हो। बाद में इसका प्रयोग मतलब वो चेंज हो गया, जिसमें गेय छंद का प्रयोग किया गया हो उसको रास काव्य कहा जाने लगा। और प्रारंभ में रास छंद केवल प्रेम परक रचनाओं के संदर्भ में प्रयुक्त होता था। बाद में वीर रस प्रधान रचनाएं भी इसी छंद में लिखी जाने लगी। मैम आप हो साथ इसलिए नहीं लग रहा डर, आप पढ़ा रहे हो और समझा भी रहे हो अच्छे से। ओके, थैंक यू। हाँ, अगर पढ़ाने वाला कोई है तो डर नहीं लगता है, लेकिन किताबें देख के बच्चे डर जाते हैं ना, मोटी है वो बुक बहुत ज्यादा। कितने में आई है बुक्स अंकिता, हाँ कितने में आई है सारी बुक्स बता दो सब बच्चों को, उनका भी डर खत्म हो जाएगा कि खरीदनी है किताबें। ओके, यहाँ पर चलते हैं हम। शारंगधर हमीर रासो, रचना काल 1357, अपभ्रंश की रचना है ये। हम्म, शारंगधर की रचना हमीर रासो, 1357 इसका समय, और अपभ्रंश में है ये लिखी हुई, अपभ्रंश की रचना, ठीक है। अपभ्रंश लिखा था यहाँ, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख देती हूँ अपभ्रंश से। 2500 की, ठीक है। एक बार पैसे खर्चने हैं ना, बुक्स तो सारी उम्र काम आएंगी ना, छोटा बुक। एक ही बार पैसे लगाने हैं तो बुक्स तो सारी उम्र आपको काम आएंगी, आपके पास नॉलेज होगा ना, तो बहुत काम की चीज है नॉलेज, है ना। तो नॉलेज हर जगह काम आती है, आप कहीं पे भी खड़े हो जाओ ना, हर जगह नॉलेज काम आती है। तो ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जितना भर लोगे अपने अंदर, ये समय है, जितना अपने अंदर भर लोगे उतना बहुत अच्छा है। तो पढ़ने से टले ना, डरे ना, ऐसा ना सोचे जैसे कोई बच्चे करते हैं कि बस हमें थोड़ा थोड़ा बता दो इम्पोर्टेंट, वही पढ़ लेंगे, डिटेल नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो ऐसे भी बच्चे बोलते हैं डिटेल नहीं पढ़ेंगे। क्या बताया, क्या कहा अनुराधा, वैराग्य में मतलब कहाँ पर है, कहाँ पर है यहाँ। तो ऐसा है कि किताबें पढ़ना और नॉलेज को गेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी ही समय है आपके पास कि आप जितना ज्ञान इकट्ठा कर सकते हो कर लो, बहुत काम आएगा ज्ञान, है ना, बहुत काम आता है। हर चीज खत्म हो सकती है, लेकिन जो आपने आपके पास ज्ञान होगा ना, मैंने कहीं पढ़ा था, आपने पढ़ा था तो इसको मेरे को सही से लिख के बताएंगे आप तो मैं समझ पाऊंगी ना। अभी मैं मुझे ये खुद समझ नहीं आ रहा वर्ड। अगर आप देवनागरी में इसको लिख सकते हो अच्छे से तो लिखो, फिर मैं तभी बता पाऊंगी, है ना अनुराधा। तो किताबें पढ़ें, आपको जैसे जैसे टाइम मिलता है ना, जो आपने किताबें खरीदी है उनको पढ़ें, है ना। जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको पढ़ाऊंगी, और अपना नॉलेज को गेन करें। जहां पे भी खड़े होंगे नॉलेज काम आएगी आपको। जितना आपके पास ज्ञान होगा आप हर जगह स्टैंड कर सकते हैं। अगर ज्ञान नहीं है, वैराग्य, ओके, वैराग होता है ना, वैराग्य कहा ना आपने, ये
ये शब्द है। मैम जी दिखा नहीं रहा है। मैम जी बड़े करके दिखा दो क्या? ये दिख नहीं रहा? अरे यार रुको, फिर पहले मैं वैराग्य का मतलब समझा लेती हूँ, बताती हूँ फिर, है ना। वैराग्य होता है जब कोई भक्त ईश्वर की ईश्वर में लीन हो जाता है ना, जब वो, है ना, जब कोई भक्त ईश्वर में लीन हो जाता है, और क्या होता है कि वो थोड़ा सा मतलब बहुत ज्यादा लीन हो जाए, तो वो ईश्वर से दूरी भी सहन नहीं कर सकता है। ठीक है, हमने पढ़ा था शुक्ल में भी, उनको विराग उत्पन्न हो गया, है ना। और हमने पढ़ा था केशव, केशव दास था, किसके बारे में हमने पढ़ा था? कौन थे वो? आवत जात पनैया टूटी बिसरी गयो हरिनाम, संतन को कहाँ सीकरी सो काम, कुंभन दास, कुंभन दास के बारे में हमने पढ़ा था ना। एक और हमने पढ़ा था ज्ञान देव के बारे में, ज्ञान देव, शुक्ल की बात बता रही हूँ, ये ज्ञान देव के बारे में हमने पढ़ा था। जब ये नामदेव इनको लेकर जा रहे थे, नामदेव को लेकर जा रहे थे ये, या फिर हमें इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। ठीक है, तो जब लेकर जा रहे थे उनको कि आप निर्गुण को देखो, निर्गुण का स्वाद थोड़ा चख लो, है ना, और सगुण को अभी छोड़ दो, तो ये कहाँ रहते थे? अपने बिठोवा के मतलब मंदिर में ही रहते थे, है ना, मंदिर में रहते थे कृष्ण के। और जब वो उनके साथ गए, तो वहां पर क्या हुआ? ज्ञानदेव लेकर जाते थे नामदेव को, मुझे याद आ गया, नामदेव कच्चे घड़े कहलाए थे जब, तो नामदेव को लेकर गए थे, है ना। नामदेव को क्या था? वैराग उत्पन्न हो गया रास्ते में, उनको याद आने लगी अपने कृष्ण की, अपने भगवान की याद आने लगी इनको, है ना। और ये इन्होंने मतलब इनको ये लग रहा था कि हम क्यों आए घर से बाहर, मुझे तो वहीं रहना था, मंदिर में ही रहना था। तो लिखा है इनको विराग उत्पन्न हो गया था। मीशो से नहीं मंगवाना, हाँ मीशो आजकल महंगा हो गया है, फ्लिपकार्ट आजकल सस्ता चल रहा है ना। तो वैराग का मतलब यही होता है कि जब भक्त जो है वो दूरी सहन नहीं कर सकता है भगवान की, ठीक है, तो उसको वैराग की कैटेगरी में हम गिनेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम इसको बड़ा करके थोड़ा सा, है ना। हम्म, अब देखो, दिख रहा है? मंगवा लो जैसा मैम ने बोले। अच्छा, अभी देखो, दिख रहा है आपको कि उतना ही दिख रहा है? हम्म, अब ठीक है? अभी ठीक है ना? ये शारंगधर हमीर रासो, दलपति विजय का खुमान रासो राजस्थानी भाषा में है 1729 में। जगनिक का परमाल रासो 1230 में है। ठीक है, चंद का पृथ्वीराज रासो डिंगल और पिंगल में दोनों में है 1343 में। और ये वाला जो ऊपर वाला है जगनिक का परमाल रासो, ये 1230 संवत है, ठीक है, ये सन नहीं है। जो सन वाला है उसमें सन लगा हुआ है, जो सन वाला है उसमें
ईस्वी लगा हुआ है, जो संवत वाला है उसमें संवत पहले लगा हुआ है, ठीक है, ध्यान रखना। चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो डिंगल पिंगल दोनों में है 1343 में। नल सिंह का विजयपाल रासो 16वीं शती। नरपति नाला का बीसलदेव रासो अपभ्रंश भाषा में है, बीसलदेव रासो अपभ्रंश में। और 1212 अभी हमने पढ़ा था ना 1272, तो 1272 मतलब 1212, 1272 भी निकलता है उसका मीनिंग, शुक्ल ऐसा बताते हैं, हमने पढ़ा था ये शुक्ल में, ठीक है। तो 1212 ध्यान रखना है, नरपति नाला बीसलदेव रासो का समय क्या है। कल से क्लासेस का टाइम क्या होगा मैम, यही होगा? नहीं, 4 बजे होगा, 5 बजे आज मीटिंग है इसलिए चेंज किया था टाइम, है ना। नरपति नाला बीसलदेव रासो 1212। अज्ञात कवि मुंजरासो, मुंजरासो मतलब अज्ञात, अज्ञात कवि का मतलब हुआ कि कवि का नाम पता नहीं है, ठीक है। अब कैसे होगा ये? सब बच्चे यही बोल रहे हैं टाइम ये ठीक रहेगा, लेकिन अभी सर ने सख्त मना किया टाइम चेंज करने के लिए। हाँ, अगर बच्चों की डिमांड होती है तो शायद कर भी सकते हैं, तो देख लो, आप डिसाइड कर लो, फिर बात कर लेंगे सर से, है ना। आगे चलते हैं हम। ये देख देख लिया हमने, एक बार फिर मैं यहाँ पर थे हम, ठीक है। तो जगनिक का देख लिया हमने, परमाल रासो संवत में है ये, ठीक है, संवत 1230। संवत का आपको पता है जिसमें 57 माइनस करना होता है। पृथ्वीराज रासो का चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो डिंगल और पिंगल दोनों में 1343 ईस्वी। नला सिंह का विजयपाल रासो 16वीं शती। नरपति नाला का बिसलदेव रासो अपभ्रंश में है 1212 ईस्वी में। और मुंज रासो अज्ञात कवि की रचना है। इसके बाद देखते हैं रासो ग्रंथों के संदर्भ में महत्वपूर्ण बातें। रासो शब्द की व्युत्पत्ति रासक से हुई है। ये एक गेय छंद है। अधिकतर रासो ग्रंथ अप्रमाणिक हैं। अधिकतर रासो ग्रंथ कैसे हैं? अप्रमाणिक, कोई प्रमाण नहीं मिलता, कोई सबूत नहीं मिलता। आदिकालीन रासो काव्यों के प्रमुख छंद, तो प्रमुख छंद कौन कौन से हैं? छप्पे, त्रोटक, तोटक, तोमर, पद्धड़ी, पद्धरी, नाराज, ये। और आदिकालीन हिंदी साहित्य का सबसे लोकप्रिय छंद कौन सा था? दोहा, ठीक है। डिंगल शैली का प्रयोग वीर रस की रचनाओं में होता था। डिंगल शैली का प्रयोग वीर रस की रचना में, है ना। तो वीर जो है वो डिंग मारते थे ज्यादा, जो वीर योद्धा थे वो ज्यादा डिंग मारते थे। समझ आया मैंने क्या बोला? समझ आया? पिंगल शैली का प्रयोग कोमल भावों की रचनाओं, भावों की, कोमल भावों की अभिव्यंजना के लिए होता था। उसके बाद है गेय रासो काव्य, गाने योग्य, जो मैंने बताया। बीसल देव रासो गेय काव्य है, परमाल रासो भी गेय काव्य है, ठीक है। गेय काव्य का मतलब पहले बता चुकी हूं, गाने योग्य, जिसमें गाने वाले पद हो, ठीक है, ये गाए जाते थे। दलपति विजय कुमार रासो, ये वाला समझ आ गया? वीर जो थे वो डिंग मारते थे। हम्म।
अरे बोलो भाई कोई तो। डिंगल शैली जो थी, नहीं आया समझ, हाँ। डिंगल शैली वीर रस की रचनाओं में होती थी, ठीक है। ये याद रखने के लिए कि अ, कौन सी रचनाओं में डिंगल शैली मिलती थी, तो वीर रस की रचनाओं में। इसलिए मैंने ये ट्रिक यहाँ पे आपको बताई, ट्रिक है ये इसको याद रखने के लिए, है ना। डिंगल शैली की, डिंगल जो शैली थी वो वीर रस की रचनाओं में मिलती थी, ठीक है। तो ये ऐसे याद रख लेना इसको, क्योंकि याद रखना जरूरी है। इसके विपरीत जो पिंगल शैली है वो कोमल भावों की अभिव्यंजना के लिए यूज की जाती थी। तो अगर आपको डिंग वाली याद रह गया तो पिंगल वाला खुद ही याद रह जाएगा, है ना। समझ आया? अब आया समझ के नहीं? हम्म। तो इसीलिए जो वीर लोग थे वो क्या करते थे, डिंग मारते थे ना। तो ऐसे ऐसी फनी फनी ट्रिक्स से आपको याद भी करना है साथ में। यश, यश मतलब, हम्म। अच्छा यश मतलब यस, ओके ओके। हाँ मिस प्रिंट वो, मिस टाइपिंग में वो हो जाता है ना, एरर। हम्म। दलपति विजय खुमान रासो। खुमान रासो के बारे में देखते हैं। खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। खुमान रासो जो काव्य है वो 5000 छंदों में रचित है। खुमान रासो का नायक मेवाड़ का राजा खुमान द्वितीय। खुमान तीन देखे थे हमने शुक्ल में, जो खुमान द्वितीय है उसके बारे में हमें पढ़ना होता है, ठीक है। इसीलिए खुमान द्वितीय यहाँ पे लिखा है। रामचंद्र शुक्ल ने इसे 9वीं शताब्दी में रचित माना है, जबकि 17वीं शताब्दी के चित्तौड़गढ़ नरेश राज सिंह के राजाओं तक का इसमें वर्णन मिलता है। हम्म। जगनिका परमाल रासो, आलाखंड है ये। आलाखंड, आलाखंड क्या होते हैं? आलाखंड जो है वो परमाल रासो से विकसित हुआ माना जाता है। परमाल रासो में ही आला और ऊदल नामक दो वीर सरदारों की वीरतापूर्ण लड़ाइयों का वर्णन मिलता है, ठीक है। आला और ऊदल दो वीर थे इसमें, और इन वीर सरदारों की वीरता का, इनकी वीरता की लड़ाइयों का वर्णन परमाल रासो में मिलता है। आगे है, आलाखंड का सर्वप्रथम प्रकाशन 1865 ईस्वी में हुआ था फर्रुखाबाद के तत्कालीन मतलब कि उस समय के जिलाधीश, उस तत्कालीन होता है उस समय या फिर उस काल के, है ना, उस समय या फिर उस काल के, तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट, चार्ल्स के ऊपर ऐसे आएगा र, चार्ल्स इलियट ने करवाया था, इंपॉर्टेंट है ये। आलाखंड का अंग्रेजी अनुवाद वाटरफील्ड ने किया था। जब आप याद करो तो खुद से ट्रिक्स बनाया करो, खुद से की पॉइंट्स बनाया करो, ठीक है। तो आपको ज्यादा जल्दी चीजें याद होंगी। कुछ भी फनी फनी ट्रिक्स बना के याद कर लो, वैसे जल्दी याद हो जाता है। आलाखंड लोकगीत के रूप में बैसवाड़ा, पूर्वांचल, बुंदेलखंड में गाया जाता है। छठा पॉइंट है, आला गीत बरसात ऋतु में गाया जाने वाला लोकगीत है। आलाखंड क्या है? एक लोकगीत है जो कौन सी ऋतु में गाया जाता है? बरसात में। इंपॉर्टेंट है ये, पूछा जाता है कौन सी ऋतु में आलाखंड जो आला के गीत हैं वो गाए जाते हैं, तो बरसात ऋतु में, वर्षा ऋतु में। बरसात या वर्षा दोनों, ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। बरसात वर्षा एक ही चीज है ना, तो पता ही है आपको, कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार। हमीर रासो शारंगधर की रचना है। रामचंद्र शुक्ल हमीर रासो से अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का अंत मानते हैं। अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा का अंत कहाँ मानते हैं वो? हमीर रासो पर, ठीक है। हमीर रासो के कुछ छंद प्राकृत पेंगलम में मिलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। विजयपाल रासो नल सिंह की रचना है। मिश्र बंधु के अनुसार इसका रचना काल 14वीं शती है, सर्वमान्य मत से हम देखें तो 16वीं शती है।
अपभ्रंश भाषा में रचित है ये विजयपाल रासो, ध्यान रखना है। आगे नरपति नाला बीसलदेव रासो। बीसलदेव रासो जो रचना है वो किसकी है? नरपति नाला की। बीसलदेव रासो एक विरह गीत काव्य है। बीसलदेव रासो मुक्तक परंपरा का प्रतिनिधि गेय काव्य है। बीसलदेव रासो का प्रमुख रस श्रृंगार रस है। हिंदी का प्रथम हिंदी का प्रथम 12 मासा वर्णन बीसलदेव रासो में मिलता है। 12 महीनों का वर्णन किया हुआ है बीसलदेव में सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले 12 महीने का वर्णन किसमें किया गया? बीसलदेव रासो में। ठीक है, जिसका प्रारंभ कार्तिक मास से होता है, ये भी याद रखना है। प्रारंभ कब से होता है? कार्तिक मास से। कैसा काव्य है ये? विरह गीत काव्य है ये। बीसलदेव रासो में छंद वैविध्य के साथ साथ विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग भी मिलता है। मतलब बहुत सारे छंद हैं। वैविध्य, छंद वैविध्य मतलब विविध प्रकार के छंद, विभिन्न प्रकार के छंद और विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग भी मिलता है। विशेषतः कौन सा? राग केदार मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने बीसलदेव रासो को वीरगीत के रूप में सबसे पुरानी पुस्तक माना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, देख चुके हैं हम इसको शुक्ल में, ध्यान रखना। बीसलदेव रासो की नायिका राजमती भोज परमार की पुत्री है। बीसलदेव रासो को 4 भागों में विभक्त किया गया। वो 4 भाग कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं। प्रथम खंड, 4 खंड है इसमें। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि किस खंड में किसका वर्णन है। ये मैं पहले डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ, बस आपको एक बार रिमाइंड करवा रही हूँ। प्रथम खंड में क्या है? अजमेर के राजा विग्रहराज बीसलदेव का भोज परमार की पुत्री राजमती के साथ विवाह हुआ। पहले खंड में दोनों का विवाह हुआ, राजमती का और बीसलदेव का। ठीक है, दूसरे खंड में क्या होता है? रानी के व्यंग्य से रुष्ट राजा के उड़ीसा चले जाने की कथा है। अब रानी ने कुछ व्यंग्य कर दिया, राजा हो गया गुस्सा और वो चला गया उड़ीसा। ये पूछा गया था कि कौन कौन सी जगह गया था राजा, रुष्ट होकर, गुस्सा होकर उड़ीसा गया था। ठीक है, तृतीय खंड में क्या है? रानी अब विरह से पीड़ित है। विरह वृतांत का वर्णन है तीसरे खंड में। पहले में दोनों की शादी हो जाती है, शादी के बाद रूठना रूठाना तो चला ही रहता है। तो दूसरे खंड में रूठ कर चला गया राजा, राजा रूठ कर चला गया। ठीक है, ऐसे याद रख लेना इसको सीक्वेंस में। अब रानी परेशान है ना? रानी विरह में परेशान है तीसरे खंड में। ये खंडों के उससे हिसाब से पूछा जाता है, तीसरे खंड में क्या, चौथे में क्या। ठीक है, रानी विरह में परेशान है और चौथे खंड में क्या हो जाता है? दोनों का मिलन हो जाता है। अब लास्ट में क्या हो गया? हैप्पी एंडिंग। हैप्पी एंडिंग होती है ना फिल्मों में, तो वही हैप्पी एंडिंग है इसमें। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है आपको, इसको ध्यान से पूछा जाता है ये। चंद पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद बरदाई की। सूरदास ने साहित्य लहरी में, कौन सी रचना में? साहित्य लहरी में, पहले भी करवा चुकी हूं शुक्ल से, तो फिर से ध्यान दे दो यहां पर। स्वयं को किसका वंशज माना है? चंद बरदाई का। पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता है चंद बरदाई, उनका वंशज माना है खुद को सूरदास ने। कौन सी रचना में? साहित्य लहरी में। ठीक है, पृथ्वीराज रासो श्रृंगार एवं वीर रस प्रधान ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट है। चंद बरदाई छप्पे छंद के विशेषज्ञ माने जाते हैं। पूछा जाता है कि चंद बरदाई कौन से छंद के विशेषज्ञ हैं? तो छप्पे छंद के। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग हैं? 69। सर्ग को इसमें क्या नाम दिया है? समय का। पूछा जाता है समय किसमें बताया गया? समय मतलब अध्याय। सर्ग समय अध्याय एक ही चीज है। सर्ग समय अध्याय। और जो हमारा आवारा मसीहा है जीवनी, आपके सिलेबस में है, उसमें दिया है पर्व, अध्यायों को ही।
ठीक है। तो ऐसे अलग अलग आपको मिलेंगे हिंदी साहित्य में, किस अलग अलग अध्यायों को, चैप्टर्स को अलग अलग नाम दिए, कहीं पर सर्ग नाम दिया, कहीं समय दिया, कहीं अध्याय दिया, कहीं पर्व दिया, और भी बहुत सारे नाम मिलते हैं। पृथ्वीराज रासो का प्रथम समय आदि समय है। कनौज समय में प्रथम समय कौन सा है? आदि समय। आदि समय के नाम से वहां पर एक समय दिया हुआ है, जैसे सर्ग दिया हुआ है, अध्याय दिया हुआ है ना। तो आदि समय नाम है उसका, तो प्रथम समय कौन सा हुआ? आदि समय। कनौज समय में जयचंद्र एवं पृथ्वीराज के बीच युद्ध का वर्णन है। पद्मावती समय एवं कैमासवध अन्य उल्लेखनीय समय है। पद्मावती समय और कैमासवध, ठीक है। ये कैमासवध पूछा जाता है कि किसमें है ये वर्णित, किसमें है ये संकलित, तो किसमें है? पृथ्वीराज रासो में। इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। पृथ्वीराज रासो को पूछा जाता है हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है, तो पृथ्वीराज रासो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो चंद बरदाई कृत, कुछ याद आया था, भूल गई। चंद बरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को उनके पुत्र जलहण ने पूरा किया था। जलहण ऐसे भी लिखा मिल सकता है और जलहण भी मिल सकता है, ये दोनों शब्द एक ही है, ध्यान रखना। इनके पुत्र चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई के ही पुत्र थे जलहण, इन्होंने पूरा किया था। इनकी मृत्यु हो गई थी चंद्रबरदाई की, और जो बाकी हिस्सा बचा था पूरा करने के लिए वो जलहण ने लिख के पूरा किया था, ठीक है। पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान और जयचंद्र के युद्ध का वर्णन है। कनौज समय अध्याय समय में मिलता है, ठीक है। पृथ्वीराज रासो की कथा संवादात्मक शैली में चलती है, संवाद संवाद चलता है उसमें, ठीक है। ये भी याद रखना है आपको। पूछे गए हैं, हाँ पूछे गए हैं, कर रहे हो ना प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व, करते रहना साथ साथ में। पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता कर्नल जेम्स टॉड हैं। पृथ्वीराज रासो के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत क्या है? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकवि चंद्रबरदाई को कहा है, और उनके ग्रंथ पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य कहा है, इंपॉर्टेंट है। बच्चन सिंह ने पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी माना है, बच्चन सिंह ने, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो को राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी किसने माना है, तो बच्चन सिंह ने माना है। ये बच्चन सिंह और हरिवंश राय बच्चन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं हरिवंश राय बच्चन, वो अलग हैं। पहले हम भी इसको एक ही समझते थे, लेकिन ये एक नहीं है, ठीक है। यहाँ पे लिख रही हूं मैं, ये अलग अलग है। हरिवंश राय बच्चन, इनका पूरा नाम हरिवंश राय बच्चन है, जो अमिताभ बच्चन के पिता हैं, ठीक है। हरिवंश राय बच्चन और बच्चन सिंह, इनका नाम क्या है? बच्चन सिंह, ये अलग है, दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। एक ही मत समझना इनको, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है जब तक इसका पता नहीं होता। दोनों अलग अलग हैं। आगे है बच्चन सिंह, समग्र महाकाव्य के भीतर से पृथ्वीराज की त्रासदी के साथ एक सामाजिक राजनीतिक त्रासदी भी उभरती है, जो जितना पृथ्वीराज की है उससे कहीं अधिक राष्ट्र की है। ये भी बच्चन सिंह का कथन है, इंपॉर्टेंट है। हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को शुक शुकी संवाद के रूप में रचित मानते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी पृथ्वीराज रासो को किसके संवाद के रूप में मानते हैं? शुक शुकी, मतलब क्या बोलते हैं ये? शुक शुकी, शुक और शुकी दोनों आपस में बातें कर रहे हैं, और वहीं में उसी का जो उनकी जो बातों का वर्णन है, वो मतलब संवाद है, वो पृथ्वीराज रासो में मिलता है। किसके अनुसार? हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। नगेंद्र ने पृथ्वीराज रासो में 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग माना है। तो वो पृथ्वीराज रासो में कितने छंदों को बता रहे हैं? 68। वैसे कितने माने जाते हैं? 69 माने जाते हैं। जो सार्वजनिक सर्वमान्य जो मत है 69 का है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक मानते हैं श्याम सुंदर दास। मिश्र बंधु अप्रमाणिक मानते हैं, क्या है यार, ये मिश्र बंधु ऊपर होना था, एक मिनट बुक में देख लेते हैं ना, कुछ मैंने आगे पीछे कर दिया है और मिसप्रिंट हो गया है।
इसको याद करने के लिए ट्रिक भी आपको साथ में बता ही देती हूँ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, पूछा भी जाता है। अगर आपके पास है, सॉरी, पांडे वाली गाइड अगर आपके पास है तो आप निकाल सकते हैं। पेज नंबर बता देती हूँ, 89। पांडे, पेज नंबर 89। ठीक है, 89 पे दिया हुआ है ये, टेढ़ा टेढ़ा लिख दिया मैंने। इट्स ओके, समझ आ रहा है ना, बस समझ आना चाहिए। अब इसको देखते हैं, प्रमाणिक किस किस ने माना है इसको, कहाँ गया? पृथ्वीराज रासो को प्रमाणिक माना है। किस किसने? श्याम सुंदर दास, और मिश्र बंधु। देख रहे हो आप बुक में? मिश्र बंधु, ये इसके साथ ही होना था ना, और यहाँ से अलग स्टार्ट होना था, तो इसीलिए मैं इसको अलग से लिख के आपको दे रही हूँ। मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या, और अगला नाम कौन सा है? कर्नल टॉड। कर्नल टॉड, यहाँ पे जो यहाँ पे स्क्रीन पे रखे हैं ये इम्पोर्टेंट है ज्यादा, ठीक है। बाकी जो पांडे वाले पेज में दिए हुए हैं वो सारे ही दिए हैं। उसके बाद अप्रामाणिक माना है रामचंद्र शुक्ल ने। अप्रामाणिक का यहाँ पर दिया हुआ है रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, और अर्ध प्रमाणिक मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। इसको ट्रिक बता दूंगी बाद में याद करने के लिए, इजी हो जाएगा, लेकिन अभी ये रहने देते हैं, है ना, एग्जाम टाइम में ज्यादा अच्छा रहता है ट्रिक। 68 छंदों का प्रयोग किया गया है पृथ्वीराज रासो में, और नगेंद्र के अनुसार हमने देखा था तो 68 ही बताया है यहाँ पर, है ना, यहाँ पर भी 68 ही लिखा है। इसके बाद पृथ्वीराज रासो, हाँ, छंद 68 है, सर्ग 69 है, ठीक है। इसमें भी कंफ्यूज हो सकते हैं, और अभी दोबारा से मैं आपको इसको ठीक कर देती हूँ। यहाँ पर बता देती हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा पेज खाली है। पृथ्वीराज रासो में, पृथ्वीराज रासो में सर्ग यानी कि समय कितने हैं? 69, 69। सुनिमनि दास हजारी की, अरे वाह। मैम जी, प्रमाणिक कवि ट्रिक मधुरा को मिश्री खिलाए कि पंडो करनाल शाम को प्रमाणिक। अच्छा, सुनिमनि देश हजार किया, अरे वाह, बड़ा अच्छा है, वेरी गुड। हाँ, ऐसी ट्रिक्स बना के याद करो, है ना।
फिर इजी हो जाएगा याद करने के लिए। और अगर आपको ट्रिक्स आती हैं तो अपने साथियों को भी बताया करें, है ना। ठीक है, सर्ग है इसमें 69 और छंद है इसमें 68। तो इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, तो ध्यान दें। 68 और 69 में कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान देना है। छंद कितने हैं? 68। सर्ग कितने हैं? 69, 69। चलिए आगे चलते हैं विद्यापति पर। टाइम तो नहीं हो गया हमारा? अभी है 10 मिनट। 10 मिनट में हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं जल्दी जल्दी से, है ना। अन्य कवि देखते हैं, अन्य कवियों में ही इन्होंने रखा है शुक्ल ने। विद्यापति 1350 से 1450 इनका समय। विद्यापति भारतीय साहित्य की श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक। श्रृंगार परंपरा के साथ साथ भक्ति परंपरा के स्तंभ भी इनको माना जाता है। और छंद 68, सर्ग 69। और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। मैथिल कोकिल भी इनको कहा जाता है, विद्यापति को, है ना। इनके काव्यों में मध्यकालीन मैथिली भाषा के स्वरूप का दर्शन किया जा सकता है। इन्हें वैष्णव, शैव और शाक्त भक्ति के सेतु के रूप में भी स्वीकार किया गया है। मिथिला के लोगों को देसिल बहना सब्जन मीठा का सूत्र देकर इन्होंने उत्तरी बिहार में लोक भाषा की जन चेतना को जीवित करने का महान प्रयास किया। आगे हैं। मीटिंग का मैसेज भी आ गया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने उनके काव्य की प्रशंसा करते हुए लिखा है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है, वैसा ही विद्यापति की पदावली पढ़कर अपनी कोकिल कंठता के कारण ही उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है ना। तो किसने बोला ये? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का कथन है ये। इन्होंने प्रशंसा की इनके काव्यों की कि गीत गोविंद इनकी रचना है ना। गीत गोविंद जयदेव की रचना है ना। गीत गोविंद की रचनाकार जयदेव की मधुर पदावली पढ़कर जैसा अनुभव होता है, वैसा ही विद्यापति की पदावली पढ़कर अपनी कोकिल कंठता के कारण ही उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। तो मतलब पढ़कर, इतना यहाँ पे फुल स्टॉप आ जाएगा। अपनी कोकिल कंठता के कारण ही उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। किसने कहा ये? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। गीत गोविंद किसकी रचना थी? जयदेव की। गीत गोविंद जयदेव की रचना। जयदेव की रचना। और पदावली किसकी रचना है? विद्यापति की रचना। ठीक है। और विद्यापति पर जयदेव का प्रभाव था। ठीक है, कृष्ण भक्त कवि थे ये भी। जयदेव का प्रभाव था इन पर। हिंदुस्तान की तूती किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। हिंदुस्तान की तूती अमीर खुसरो। बोलते हैं ना वो, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं। जो तुम मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, है ना। ठीक है, हम देखते हैं विद्यापति की उपाधियां। उपाधि किसकी? विद्यापति की। विद्यापति के बारे में पढ़ रहे हैं ना हम। विद्यापति की उपाधियां क्या है? अभिनव जयदेव विद्यापति को ही कहा जाता है। कवि शेखर विद्यापति को ही कहा जाता है। पंचानन विद्यापति को ही कहा जाता है। दशावधान विद्यापति को कहा जाता है।
जातीय कवि बच्चन ने कहा इनको, बच्चन सिंह ने कहा इनको जातीय जातीय कवि। किसको? विद्यापति को। ये अलग से पूछा जाता है कि जातीय कवि किसको कहा जाता है, तो विद्यापति को, या फिर बच्चन सिंह ने विद्यापति को क्या कहा, तो जातीय कवि। इस तरह से आपको याद रखना है। श्रृंगारी कवि रामचंद्र शुक्ल ने इनको श्रृंगारी कवि कहा, और रामचंद्र शुक्ल का एक कथन भी है कि क्या कहते हैं वो, जो कैसे रंग के चश्मे, ऐसे कुछ कथन है उनका, आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, ऐसे कुछ करके वो बोलते हैं, आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं। और जो लोग इनको विद्यापति को भक्त कवि मानते हैं, उनके लिए कह रहे हैं वो, है ना। वो कह रहे हैं कि वो भक्त कवि नहीं थे विद्यापति, मतलब शुक्ल का कथन है ये, कि जो विद्यापति है वो भक्त कवि नहीं है। अभी मैं देखती हूँ अगर मुझे विद्यापति का एकदम से ये वाला शुक्ल का कथन कहीं मिलता है एकदम से, तो मैं आपको इसको समझा देती हूँ अभी, है ना। वो कहते हैं आध्यात्मिक रंग के चश्मे सस्ते हो गए हैं। एक मिनट, कहाँ है, वैसे मैंने ये आपको पढ़ा दिया हुआ है, शुक्ल में पढ़ा चुकी हूँ, पर अगर यहाँ पे मिल जाता मुझे, वे पांडे में दिख भी नहीं रहा कहीं पर, कहाँ हो सकता है। अगर मिल रहा है आपको तो बता दें, नहीं मिल रहा है तो आगे चलते हैं ना। बस अभी मुझे नहीं मिल रहा। आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, ऐसा कहते हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिन लोगों ने उनको भक्त कवि कहा है उनके लिए कह रहे हैं शुक्ल, क्योंकि शुक्ल विद्यापति को श्रृंगारी कवि मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि उनके जो उन्होंने लिखे हैं, पद लिखे हैं, है ना, तो उसमें क्या है, राधा और कृष्ण के प्रेम का वर्णन है, राधा और कृष्ण, और उसमें कोई भक्ति वाली बात नहीं है, उनके प्रेम का, उनकी रास लीला का वर्णन है उसमें। ठीक है, तो इसीलिए वो बोल रहे हैं कि उनके प्रेम और राधा कृष्ण के प्रेम और रासलीला का वर्णन है, उसमें कोई भक्ति वाली बात नहीं है, इसीलिए ये क्या मानते हैं, इनको श्रृंगारी कवि मानते हैं। और भक्त कवि किसने माना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। रहस्यवादी कवि किसने माना? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। इनकी कृतियां हैं कि किसकी? विद्यापति की कृतियां, विद्यापति की कृतियां। संस्कृत में भू परिक्रमा, लिखनावली, विभागसार, शैव सर्वस्व सार, दान वाक्यावली, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्ति तरंगिनी, पुरुष परीक्षा, गोरक्ष विजय नाटक, ये सब संस्कृत में है। अवहट में इनकी रचनाएं, कीर्तिलता, कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है इसमें, कीर्तिलता में, ये भी आपको ध्यान रखना है। देसिल बैना सज्जन मीठा बीसी की पंक्ति है कीर्तिलता की, और भृंग भृंगी संवाद के रूप में है ये। ठीक है, जो हमने पीछे पृथ्वीराज देखा, पृथ्वीराज देखा था ना हमने, पृथ्वीराज रासो, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा उसको पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, क्या बताया? शुक शुकी संवाद के रूप में, शुक शुकी किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, शुक शुकी संवाद। और यहाँ पे क्या है? भृंग और भृंगी संवाद, भृंग भंवरा। ठीक है, भृंग भृंगी संवाद के रूप में इन्होंने क्या माना? कीर्तिलता को। ये किसने कहा? हजारी प्रसाद ने। कीर्ति पताका, शिव सिंह की वीरता का वर्णन है इसमें। कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की वीरता, शिव सिंह, कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता, ये इकट्ठा हो गया है। मैथिली में पदावली है, वो मैथिली भाषा में है। राधा कृष्ण की है इसमें, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, प्रेम। हिंदी में कृष्ण गीत परंपरा की शुरुआत कहां से हुई? पदावली से। ठीक है, हिंदी में कृष्ण गीत परंपरा की शुरुआत कहां से हुई? पदावली से। कृतिक क्या है? कीर्तिलता एंड कीर्ति पताका विद्यापति के हैं। हाँ, दोनों विद्यापति की हैं। बस आपको ये याद रखना है, कीर्तिलता में कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है, कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता का वर्णन है। ठीक है, आदिकाल हम इधर खत्म करके आगे सीधा आधुनिक काल पे जाएंगे, भारतेंदु युग पे, है ना। उसकी, क्योंकि हमने जो बीच वाला पोर्शन था सब शुक्ल से बहुत डिटेल में पढ़ा है। यहाँ पे लिख रही हूँ कीर्तिलता में
कीर्ति लता में राजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है। आपको पता है ना कि पहले ऐसा होता था, राजाओं की वीरता का वर्णन किया जाता था। ये मैं आप सब कुछ आपको पढ़ा चुकी हूँ। राजा कीर्ति सिंह की वीरता का वर्णन है। और देसिल बेना सज्जन मिठा इसी की पंक्ति है, वीरता का वर्णन। और कीर्ति पताका, कीर्ति पताका में राजा शिव सिंह, शिव सिंह वीरता का वर्णन है कि वीरता का वर्णन। ठीक है, हो गया। खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी यहाँ पे मैं लिखना भूल गई हूँ। ये रचनाएं सारी हैं अमीर खुसरो की, अमीर खुसरो की रचनाएं हैं। ठीक है, कौन कौन सी? खालिक बारी कोश ग्रंथ है, ध्यान रखना, पढ़ा दिया है वैसे पहले। हालात कन्हैया भक्ति परक रचना है ये। नजराना हिंद, नजराना हिंद भी अमीर खुसरो की रचना है। हिंदी के प्रथम कवि हजारी प्रसाद किसको मानते हैं? अब्दुल रहमान को। और राम कुमार वर्मा स्वयंभू को मानते हैं हिंदी के प्रथम कवि। और राहुल सांकृत्यायन हिंदी के प्रथम कवि सरहपा को मानते हैं। और शिव सिंह सेंगर पुष्य या पुंड को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। ठीक है, यहां तक हमने कर लिया। कल से हम यहां से पढ़ेंगे पुनर्जागरण, हिंदी पुनर्जागरण, भारतेंदु युग। इसको हम डिटेल्स में पढ़ लेंगे। कहां से? बच्चन से पढ़ेंगे इसको डिटेल में। ठीक है, अभी चलते हैं, मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और हम मिलते हैं फिर कल की क्लास में। कल की क्लास 4 बजे होगी और कल हम पढ़ेंगे आधुनिक काल। ठीक है, तो कल की क्लास में आ जाना सभी टाइम से। जिन्होंने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं, पिछली क्लासेस देख लें। जो नोट्स आपको दिए हुए हैं उन नोट्स को भी पढ़ लें, बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, बाय बाय सबको। कल मिलेंगे 4 बजे। 4 बजे सभी आ जाना कृपया करके टाइम से, क्योंकि सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करना है। बहुत ज्यादा स्पीड से हम चल रहे हैं और स्पीड हमें जरूरी भी है ना? तो ध्यान रखना। ठीक है, सबको टेक केयर, बाय बाय। अनुराधा बाय बाय सबको। एंड कर रही हूँ क्लास।